बस्तर के मुरिया दरबार में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री का यह आदिवासियों से आत्मीय मिलन बताता है कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद सरकार बस्तर और आदिवासियों को किस ढंग से समेट कर रखना चाहती है। बस्तर की विरासत को बचाने के संकल्प के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली मुक्त का अभियान भी शुरू किया था, जो अब अपनी पूर्णता की ओर है। नक्सली ढेर हो रहे हैं, लगातार समर्पण हो रहे हैं। अब ऐसे में नक्सलवाद ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है और इसीलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास को भी गति देने की पहल तेज की जा रही है। आज अपने दौरे के दौरान अमित शाह मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद मुरिया दरबार में शामिल हुए, जहां मुरिया दरबार में युवाओं से नक्सलवाद से न जुड़ने की अपील की। इसके साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि 2031 तक हर गांव में स्कूल होगा, बिजली समेत सभी सुविधाएं पहुंचेंगी। 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। 1 करोड़ रुपया देगा। बस्तर दशहरा लोक उत्सव में शामिल अमित शाह ने जहां विकास का भरोसा दिलाया, वहीं नक्सलवादियों को एक बार फिर से चेतावनी दी कि लक्ष्य मार्च 2026 से है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमित शाह की 2 टूक शब्दों में कहा कि नक्सली पहले हिंसा छोड़ो, तभी बात होगी। मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए। वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। और कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, किस चीज की वार्ता करनी। ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए। हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। इधर अमित शाह जहां भरोसा जीतने के लिए आदिवासियों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके दौरे पर एक बार फिर से सियासत छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने 8 सवाल जारी करते हुए नक्सल समस्या और बस्तर के विकास को लेकर अमित शाह से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह जी से 8 सवाल हम लोगों ने पूछे हैं। नंबर 1, क्या अमित शाह जी गारंटी देंगे क्या कि खनिज संसाधन को अडानी को नहीं बेचेंगे? दूसरा, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तीसरा, नंदराज पहाड़ की लीज अभी तक निरस्त क्यों नहीं हुआ? चौथा, नगरनार इस्पात संयंत्र नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी है क्या? पांचवा, बस्तर में आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर नहीं होगा, इसकी गारंटी है क्या? छठवां, आरक्षण संशोधन बिल कब पारित होगा? और सातवां, जो बस्तर के 3 खदानों को दंतेवाड़ा और कांकेर के खदानों को निजी उद्योगपतियों को क्यों बेचा गया? और 8वां, मोदी
सरकार ने आदिवासियों को संरक्षण देने वाली 2006 वन अधिकार अधिनियम में संशोधन क्यों किया? ये हमारे सवाल है। उम्मीद है कि अमित शाह जी इन सवालों का जवाब देंगे जो बस्तर की जनता के हक और अधिकार के लिए। नक्सलवाद के आखिरी चरण में सरकार लड़ाई और विकास दोनों मोर्चे पर काम कर रही है। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा कई मायने अहम रखता है। रायपुर पहुंचने के बाद कई अहम मुलाकातों के जरिए अमित शाह ने प्रदेश से जुड़े कई अहम फैसलों को मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की है, जिनका असर आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है अमित शाह के बस्तर दौरे पर, जहां उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ नक्सलियों को संदेश दे दिया है कि हथियार छोड़ो या फिर सफाया झेलो। लगातार नक्सलियों का सफाया हो रहा है, बड़ी लीडरशिप ढेर हो चुकी है और ऐसे में कैडर में एक हलचल सी मची हुई है, जिसका नतीजा है कि लोग और नक्सली लगातार समर्पण कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का आज बस्तर दौरा और इस दौरे के जो मायने निकाले जा रहे हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है और इस दौरे के जरिए क्या संदेश लेकर अमित शाह यहां पहुंचे थे। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजू चक्रवर्ती जी। बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ शेयर करेंगे कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी। बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि अमित शाह ने अपने दौरे के जरिए न केवल आदिवासी संस्कृति को अपने करीब बताने की कोशिश की, बल्कि मंच से साफ संदेश दे दिया है कि शांति वार्ता नहीं हो सकती जब तक हथियार नहीं छोड़ा जाएगा। यानी दो टूक है। इसके मायने क्या हैं? क्या नक्सलियों को संदेश है कि जो पत्र आ रहा था उनका बार बार शांति वार्ता का, उस पर सरकार ने एक राय बना ली है, या फिर इसके कुछ और मायने हैं? एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले बीजेपी से शुरुआत करते हैं। राजू जी, एक बड़ा संदेश, और आप लोग तो पहले भी कहते रहे हैं कि शांति वार्ता तभी होगी जब हथियार छोड़ा जाएगा, लेकिन नक्सली अभी भी हैं और लक्ष्य अभी मार्च का दूर है। ऐसे में इस दौरान क्या होगा? संदेश के जरिए ही लोगों को समर्पण कराकर सफाया किया जाएगा या फिर कुछ और तरीके इस्तेमाल करने की तैयारी है सरकार की? देखिए, दशहरे के शुभ अवसर पर ही लगभग 100 नक्सलियों का सरेंडर हुआ और वो कुख्यात नक्सली थे, इनामी नक्सली थे और झीरम घाटी से लेकर तमाम जो पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करते थे वो कुख्यात नक्सली थे, जिनका समर्पण हुआ, जिन्होंने कुछ समर्पण किया और इनकाउंटर भी लगातार चल रहा है। हमने एक डेडलाइन तय किया, लाल आतंक का अंत होकर रहेगा। जिस प्रकार से अति का अंत होता है, ये लाल आतंक जो रेड कॉरिडोर बना हुआ था, जो लाल पट्टी बनी हुई थी पशुपति से तिरुपति तक, और उसका आतंक होना तय हो चुका है। तमाम जो नक्सली संगठन है जो तेलंगाना में बैठकर बस्तर को प्रभावित करते थे और उनके अर्बन CPSLR बैठकर ये कहते थे कि हम अभी जब फोर्स उसके ऊपर मूवमेंट की और लगातार ऑपरेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, तमाम ऑपरेशन कर रही है। कांग्रेस ने खैर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था। तो ये लाल आतंक का अंत ये तय हो चुका है और बस्तर की जो संस्कृति है, जो विराट संस्कृति है, उसको लेकर जो कांग्रेस उस विरासत पर जो सियासत कर रही है वो बड़ी दुखदाई है। भाई, लाल आतंक का अंत सब कोई चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है, उनके भी लोग शहीद हुए, हमारे भी जो तमाम माने छोटे मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेता तक, सांसद तक वहाँ पे शहीद हुए, पर उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। कर रही है, कोई बात नहीं। मुझे आज आपको एक बात और बता दूं मोहन जी, आज शहीद प्रवीण चंद्र भसदेव के
महल पर भी गृह मंत्री जी गए थे, वो प्रवीण चंद्र भसदेव जी, जिनका इनकाउंटर कांग्रेस शासनकाल में हुआ। इनकाउंटर भी नहीं, इनकाउंटर तो गलत लोगों का होता है, उनका नरसंहार किया था, उनका संहार किया था एक निरीह आदमी का, एक निरीह राजा का, जिसके ऊपर माझी, चालकी, बैगा, माली और तमाम लोग उनसे आखेट की राज आज्ञा लेने गए थे। उस दिन उनका हत्या कर दिया था कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने। तो आज उस तमाम, अगर हम उस विरासत की, सियासत की बात करें तो एक नई शुरुआत हो चुकी है कि या तो आप मुख्य धारा में आ जाओ, लोन वराटू से लेकर नियत निल्लार की जो योजना चल रही उसके तहत आप आ जाइए और मुख्य धारा में लौट जाइए, आपका सम्मान है, और या तो सफाया मरने के लिए तैयार हो जाइए। ये दो शर्तें हैं, और उसके अलावा कोई बैठकर कोई टेबल टॉक नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से कहा है कि गृह मंत्री जी ने, केंद्र गृह मंत्री जी ने भी कहा और हमारे राज्य के गृह मंत्री जी ने कहा, अब कोई बात नहीं, अब साफ होगी बात, और साफ हो गया ना, आपको रास्ते से हटना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। चलिए, तो साफ संदेश और सफाया का एक विश्वास दोनों दिखाई देता है अमित शाह के इस भाषण के दौरान, और उनके संबोधन में संदेश यही था। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस हर बार की तरह इस पूरे मामले को सियासत से जोड़कर देख रही है, फिर से 8 सवाल पूछ दिए हैं, ये होगा नहीं होगा। भाई, विकास के लिए जो कदम उठाए जाने हैं बस्तर के, वो उठाए जाएंगे। कांग्रेस ऐसे समय में सरकार के साथ क्यों नहीं दिखाई देती, उसे शक शुबा क्यों रहता है ऐसी बातों पर? मोहन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सब्जेक्ट पर आपने इस डिबेट को बुलाया है। देखिए, सवाल उठाने वाला कौन व्यक्ति है? सवाल उठाने वाला वो व्यक्ति है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, उस क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति है जिस क्षेत्र ने आतंक को देखा है, आतंक को झेला है, बंदूक और बम बारूद के साए में जिसने अपनी पूरी जवानी लगा दी। वैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इन 8 सवालों को किया है। वहां का एक्चुअल आदमी इसकी स्थिति को बताएगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी संकुचित मानसिकता के क्यों होते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत आसानी से कांग्रेस की सरकार ने इसकी हत्या कर दी? अरे आपको शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या उनके कार्यकर्ताओं ने, महेंद्र कर्मा जी, जब नक्सली मूवमेंट को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती थी, नक्सलियों से अकेला मुकाबला करने वाला कोई व्यक्ति अगर पूरी दुनिया में, जिसको बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था, जब उसकी हत्या की गई, जब उनकी हत्या की गई, छाती पे चढ़कर इतनी गोलियां मारी गई कि उस गोलियों की गिनती नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी को जानते हैं आप? वो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन किस लिए? नक्सलियों के जो एक विचार, नक्सली क्या है? नक्सली एक विचारधारा, उस विचारधारा को परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन यात्रा जब नंद कुमार पटेल जी ने निकाली। नंद कुमार पटेल जी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, पूर्व गृह मंत्री थे। उनके एक जवान बेटे को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, नक्सलियों ने पूछ कर बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी। नहीं, इसीलिए विकास जी, लीडरशिप को कांग्रेस से सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की लीडरशिप को नक्सलवाद ने खत्म किया, तो नक्सलवाद के खिलाफ जब लड़ाई हो रही है तो आप लोग सरकार के साथ क्यों नहीं दिखाई देते? उसमें सवाल क्यों उठाते हैं? आज कांग्रेस पार्टी जिस चीज की बात कर रही है, नक्सलवाद एक विचारधारा है। क्या विचारधारा को खत्म करने की बात की जा रही है? विचारधारा किस चीज की? विचारधारा वहां क्यों पनप रही है? अगर वेस्ट बंगाल से नक्सलिज्म निकलकर छत्तीसगढ़ में आता है तो किस लिए? भूख, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या विकास कार्य उन क्षेत्रों में हुआ कि नक्सली मूवमेंट इतने तेज हो गए? नक्सली मूवमेंट से जुड़ने के लिए नौजवान इतने आतुर थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने ऐसा क्या काम कर दिया? जंगल जमीन को बेच दिया। अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी क्या रेड कारपेट बिछाने का काम कर रही थी चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए? हमारे सवाल जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सवाल किया, ये बस्तर के एक नौजवान का सवाल है। बस्तर में जिस आदिवासी भाइयों ने अपने घर में, अपने परिवार में नौजवान, ठीक है, जवाब लूंगा इसका जवाब हम चक्रवर्ती जी से लेंगे, लेकिन पहले अनिल जी को सुन लेते हैं। ठीक है, आ गई बात। उपाध्याय जी, आऊंगा आपके पास, काफी मौका मिलेगा। अब कुल मिलाकर ये कांग्रेस की ओर से जो सवाल है वो ये इसलिए उठ रहे हैं कि ये जो नक्सलवाद के चले जाने के बाद एक आशंका बनी रहेगी कि परिस्थितियां फिर से नक्सलवाद को पैदा कर सकती है। इसीलिए ये आशंका और अंदेशा है कांग्रेस को कि ये जो स्टेप उठाए जा रहे हैं इससे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन
फिर से वो पनप सकता है। अनिल जी, इस पर क्या आपका कहना है? क्या ऐसे आशंका है क्या? नहीं, देखिए मोहन जी, ऐसी कोई आशंका नहीं है। दूसरी बात ये ठीक है, जो विकास जो कह रहा है कि विकास का कहना सही है कि ये विचार है नक्सलवाद, और विचार जो है उगा बंगाल में, पनपा यहाँ क्यों पनपा? क्योंकि यहाँ पे उसको अनुकूल वातावरण मिला। भय, शोषण, भूख, मजबूरी, बेरोजगारी, ये सब उस समय बस्तर में था। बस्तर उस समय काला पानी कहलाता था। बस्तर में जिसकी पोस्टिंग होती थी उसको कहते थे काला पानी। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई है। अब परिस्थितियाँ जो है, अब वहाँ पे सड़कें पहुँच गई है। आज गांव-गांव तक सड़क पहुँच गई है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पहुँच गए हैं, स्कूल पहुँच गए हैं, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हुई है, फिर सरकारी योजनाएं हैं, युवकों को बेरोजगारी में भी फायदा मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है। तो अब वो आकर्षण जो नक्सलवाद के पनपने के लिए जरूरी था, वो आकर्षण अब नक्सलवाद से खत्म हो चुका। आज नक्सलियों को जो है रिक्रूटमेंट के लिए तकलीफ हो रही है। पहले एक पर्चा फेंकते थे, 25 लड़के इस गांव से चाहिए तो वहां 50 मिलते थे। आज ये स्थिति हो गई कि नक्सली खुद पर्चा फेंक कर कह रहे कि नहीं भाई हम समर्पण के लिए तैयार है। पहले एक पर्चे पे जो है पूरा बस्तर बंद हो जाता था। तो परिस्थितियां बदली है। परिस्थितियां इसलिए बदली है कि जो एक नक्सलवाद के पनपने का जो अनुकूल वातावरण है वो खत्म कर दिया सरकार ने। दूसरी बात यह है कि जो इनका सवाल है दीपक बैच का, तो एनएमडीसी का हेडक्वार्टर लाने के लिए हमारे जो उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे विद्याचरण शुक्ला, उन्होंने जी जान लगा दिया। तब तो कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। क्यों नहीं आया उस समय? विद्याचरण जी शुक्ला लड़ झगड़ के जो है एक जो है डायरेक्टरेट जो है माइनिंग का जो आज रायपुर में है, उस समय मध्य प्रदेश का डायरेक्टरेट होता था, वो ला पाए। लेकिन वो जो है भूजल मिशन को भी ले आए थे, लेकिन एनएमडीसी का हेडक्वार्टर उस समय नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? उनकी एक और परियोजना थी, उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी बोधघाट परियोजना, जो आज तक बंद पड़ी थी, अब जाके चालू हो रही है। अब बोधघाट परियोजना चालू होगी, आधे बस्तर की सिंचाई हो जाएगी। बोधघाट परियोजना के चालू होने के बाद बस्तर का जो विकास होगा वो मतलब अकल्पनीय है। तो सारे विकास अगर हो रहे हैं तो फिर उसके बाद तो फिर कोई बात होती नहीं है। और दूसरी बात एक जो है, जो आशंका है कि रेड कारपेट बिछाया जा रहा उद्योगों के लिए, उद्योग, तो आप क्या जो इसके पहले क्या बैलाडीला के पहाड़ खोदे नहीं गए? आजादी के बाद से बैलाडीला के पहाड़ खोदे जा रहे हैं। पहाड़ जो थे वो खदान बन गए हैं। उतना लोहा कहाँ गया? क्या इतने सालों तक क्या बीजेपी की सरकार थी आजादी के बाद? अब फिर उसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब बैलाडीला की 11B, मैं नाम बता रहा हूँ खदान का, 11B को उस समय जो है लक्ष्मी निवास मित्तल को सौंप दिया गया था। उस समय उनकी कंपनी होती थी डेंड्रो निप्पन। यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल और बाकी लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, तब जाकर वो रुका था। तो आप तो कांग्रेस के समय में खदान दे चुके हो, तो आप फिर इस बात को। और दूसरी बात आप ये बताइए, अगर विकास होता है, उद्योग लगते हैं, तो उद्योग लगने के बाद फिर आपके पास बेरोजगारी की समस्या खत्म होती है। तो आप अगर बेरोजगार ही रखोगे, उद्योग ही नहीं लगाओगे, तो बस्तर का युवक करेगा क्या? तो आप एक तरफ डेवलपमेंट की बात करते हो, दूसरी बात डेवलपमेंट रोकने की भी बात करते हो, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, विकास करने के लिए कुछ कदम तो उठाए जाने पड़ेंगे, चाहे कंपनी कोई सी भी आए। विकास जी कुछ सवाल कर लेता हूँ, विकास जी का जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, चलिए। ये आदरणीय विकास जी ने प्रश्न पूछा कि जो बस्तर की भूमि थी उस पर नक्सलवाद कैसे पनपा। तो सन 81 में कांग्रेस का शासन था संयुक्त मध्य प्रदेश में। 81 से लेकर 2001 तक बीच में पटवा जी का 2 वर्ष का शासनकाल था। तो बस्तर में जो अगर आप नक्सलवाद की बात करते हैं, जो पनपा, उस समय आदरणीय कांग्रेस का ही शासन था। कांग्रेस के समय ही जो शोषण होता था, चिरौंजी के बदले नमक का आदान प्रदान होता था, और कांग्रेस के तमाम नेता उस पर चुप रहते थे। तो जो उर्वरा भूमि थी वो कांग्रेस के समय ही पैदा हुई। वो समय शुरू हुआ था, लेकिन अंत हम करेंगे, क्योंकि वो डेडिकेशन और वो कह रहे कंपनी आएगी, दूसरा रूट लेगी, नहीं रूट ले लिया, नहीं मैं कह रहा हूं। दूसरी बात जो उन्होंने प्रश्न किया कि महेंद्र कर्मा जी के शव के ऊपर, तो ये छत्तीसगढ़ पहला देश का था जहां डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी एक साथ एक वाहन में बैठकर सलवा जुलूम का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और जिन्होंने सलवा जुलूम आंदोलन को रुकवाया वो महेंद्र कर्मा जी ने उस आंदोलन को चलाया था, और डॉक्टर साहब ने उसका समर्थन किया था। और उस सलवा जुलूम आंदोलन को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, उस चुनौती को देने वाले भी कांग्रेस के स्लीपर सेल के लोग थे, और उन्होंने सलवा जुलूम को रुकवाया। हम तो कहते अगर सलवा जुलूम आंदोलन चल जाता तो नक्सलवाद तभी दम तोड़ देता। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस विरासत में अगर आप सियासत छेड़ोगे तो सियासत के साथ आप किसी मिशन को बंद नहीं कर सकते। और नक्सलवाद का जो आंदोलन है, विकास जी कह रहे थे कि ये एक आंदोलन है कि हमको शस्त्र में विश्वास है, हमको बुलेट पे विश्वास है, बैलेट
पर विश्वास नहीं है, बैलेट के बटन पर विश्वास नहीं है, तो ये लड़ाई बटन और बैलेट की है। हम बैलेट को कैसे, हम बुलेट को कैसे दे सकते हैं कि आप आओ और गोली मार दो और इस पे तंत्र पर कब्जा कर लो। भाई जो वामपंथी विचारधारा है, जो चुनाव में विश्वास करती है, वो चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो लोग चुनाव पर विश्वास नहीं करते, वो समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं, उसके साथ हम कैसे बात करें। ठीक है, कर्मा जी ने एक उदाहरण पेश किया, वो कैसे सरकार के साथ नक्सलवाद को लेकर लड़ते दिखे। अब कांग्रेस वैसा क्यों नहीं कर पाती? उस समय भी ऐसी नीतियां थी, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे थे तो कर्मा जी समर्थन में थे, लेकिन आज दीपक बैज विरोध में है। क्या वजह है इसकी? मोहन जी देखिए, अभी राजीव भाई की भी बात का जवाब दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार इस प्रदेश में थी और अभी 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुद्दे की बात है 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी। आज मैं नक्सलवाद या नक्सलिज्म एक विचारधारा की बात कर रहा हूं। वो विचारधारा आखिर पनपी क्यों? क्योंकि 15 साल के आपने कब नक्सलवाद आया, ठीक है, आपको तो सरकार बनाने का मौका मिला, हम नहीं कुछ कर पाए तो हम सरकार में नहीं थे, लेकिन आपको तो 15 साल एक सशक्त सरकार मिली थी। क्यों आप लोगों ने ऐसा काम वहां कर दिया? उन 15 सालों में जितनी हत्याएं हुई, उन 15 साल में जितने निर्दोष आदिवासी मारे गए, उन 15 साल में जितनी बड़ी घटनाएं हुई, जितने हमारे सैनिक मारे गए, मैं नहीं समझता छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी इतनी बड़ी घटनाएं हुई। उन 15 साल में कांग्रेस पार्टी की भी एक समूची लीडरशिप खत्म हो गई। मोहन जी, कांग्रेस पार्टी या प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश का कोई भी व्यक्ति नक्सलिज्म खत्म हो जाए उसके फेवर में है। कोई इसलिए ये बात नहीं कहता क्योंकि इसको हमको झेलना पड़ता है। कल कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े एमओयू साइन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह ने बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन लोग क्यों नहीं आते थे? लोग डरते थे। रायपुर राजधानी तक नक्सल आ गए, रायपुर जिले के अंदर गरियाबंद और यहां तक भी नक्सलिज्म का प्रभाव आ गया। आज पूरे देश में और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की अगर पहचान है तो ये नक्सलिज्म की वजह से है। और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी समय इनको संरक्षण मिला, उसी समय ये पनपे। हम कभी नक्सल के फेवर में नहीं, उनके साथ खड़े होकर अगर कोई लड़ाई अगर नक्सलवाद के खिलाफ चल रही है तो उसमें समर्थन देना चाहिए। ठीक है, चक्रवर्ती जी कुछ बोल रहे थे, या ऐसे में तो कांग्रेस हर बार आप लोगों को क्रिटिसाइज करती रहेगी, लेकिन आप लोगों को भी करके कुछ दिखाना पड़ेगा। विकास जो है वो पहुंचना चाहिए बस्तर तक, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। देखिए, विकास को जो अगर वहां पर माहौल तैयार करना है तो उसके लिए पहले नक्सलवाद को हटाना पड़ेगा। हम जब अन्य प्रदेशों में जाते हैं, विकास जी भी जानते हैं, पूरा देश भ्रमण करते हैं, लोग तो ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में नक्सलाइट है, जबकि हकीकत यह है कि कुछ जिलों में सीमित है, 4 जिलों में सीमित है। और उसमें भी हमारे जिस प्रकार से भीमा मंडावी जी ने शहादत दी, उस संतोष तिवारी ने शहादत दी, मैंने कहा ना, छोटे से लेकर कांग्रेस ने भी शहादत दी, भाजपा ने भी शहादत दी, लेकिन जब ऑपरेशन करते हैं उस समय राजनीतिक प्रतिरोध भुलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो नाजीर पेश की थी महेंद्र कर्मा जी और डॉक्टर साहब ने, आपने उस आंदोलन को रुकवाया सुप्रीम कोर्ट में जाकर। आप स्वीकार करिए उस चीज को, और आज भी उस सियासत करके उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन देखिए ऐसे समाप्त नहीं होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सहयोग की भी आवश्यकता है, लेकिन ना सहयोग मिलता है ना इच्छा शक्ति दिखती क्या है। ये दो एक मुद्दे पर सहमत हो पाएंगे क्या अनिल जी? आपको क्या लगता है कि राजनीति इन दोनों पार्टियों की राह ही अलग कर चुकी है कि किसी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकती? नहीं, देखिए, राजनीति तो जो है उसका तो काम ही है विरोध करना, और अगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो कोई नई बात नहीं है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो विरोध करती थी, और ये कोई नई बात नहीं। लेकिन देखिए, जिस महेंद्र कर्मा की बात हो रही है यहाँ पे बार बार, महेंद्र कर्मा को जो शहीद हुए, महेंद्र कर्मा बहुत लड़ाकू थे और इसमें कोई शक नहीं कि उनके तेवर बहुत थे, और उन्होंने शांति मार्च शुरू किया था सलवा जुलूम के नाम पे। तो उसी महेंद्र कर्मा को तो भाजपा का 13वां मंत्री कहा जाता था। तो आखिर में भाजपा के साथ, अगर उन्होंने रमन सिंह के साथ अगर नक्सल के खिलाफ एक ठोक अभियान चलाया तो उसको 13वां मंत्री कह दिया गया, और अगर वही विरोध करते तो बात अलग हो जाती। शहादत कांग्रेस की लीडरशिप ने दी है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है, फर्स्ट लाइन, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप इसके बाद भी अगर ये सोचें कि नहीं हमको विरोधी करना है, दीपक बैज कह रहे हैं करके कि उद्योग आ जाएंगे, अरे तो उद्योग आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है?
क्या उद्योग बाकी समय नहीं आया? क्या दूसरे देश के दूसरे कोने में उद्योग नहीं लगे? और सबसे बड़ी बात यह है, मैं विकास की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कांग्रेस जो नक्सलवाद है विचार है। आप जब आप बंगाल में खत्म कर दिए तो क्या विचार खत्म हो गया? वो विचार जो है पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ कहीं पे भी फूट सकती है, प्रस्फुटित हो सकती है, जहां उसको अनुकूल वातावरण मिले। बंगाल के जो पौधे की जो जड़ है, जो आंध्रा में पनपी, उड़ीसा में पनपी, महाराष्ट्र में पनपी, मध्य प्रदेश में पनपी, मध्य प्रदेश जब था तो सरगुजा में भी नक्सलवाद था, तो आप उसकी बात ही नहीं करते। सरगुजा का नक्सलवाद तो रमन सिंह के समय ही खत्म हुआ। और आज भी जो है, जो 4 जिले जिनको कह रहे हैं, वो 4 जिले कभी जमाने में बस्तर के ब्लॉक हुआ करते थे। जब बस्तर एक जिला हुआ करता था, मध्य प्रदेश में बस्तर एक जिला था जो केरल राज्य से बड़ा था, तो उसके 4 ब्लॉक में आज सीमित रह गया। तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि नक्सलवाद कॉर्नर हुआ है और नक्सलवाद खत्म समाप्ति की ओर है। और इसके लिए एक बात जरूर है कि सबको साथ मिलकर ही करना पड़ेगा, अन्यथा ये फिर कहीं न कहीं पनपेगा जरूर। उपाध्याय जी, उद्योग आ रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? अब वहां पर अगर नक्सलवाद खत्म होगा तो जो लोग हैं उनको रोजगार भी देना है, विकास पहुंचाना है। उद्योग आने से इतनी आपत्ति क्यों है आप लोगों को? देखिए, आपको जानकारी होगी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बस्तर में हजारों एकड़ जमीन आदिवासी भाइयों की टाटा कंपनी को दे दिया गया था। आपको जानकारी है? राहुल गांधी जी आकर वो जमीन को वापस कराने का काम राहुल गांधी जी ने किया। आज सरकार बनती है, कोई भी सरकार पहल करेगी अच्छा काम करने के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कोई अच्छी नीति, अच्छी योजना लाती है तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी मंशा और उनकी सोच नहीं है। वो कभी दिल से ये काम को करेंगे ही नहीं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए तैयार हैं। क्या कारण है इसकी वजह? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब 5 साल की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जो महत्वाकांक्षी योजना बस्तर के लिए चलाई गई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेके, क्या भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार ने उन योजनाओं को बंद नहीं कर दिया? अगर नक्सलवाद आज कहीं ना कहीं डरा है या सहमा हुआ है या खात्मे की ओर है, तो कांग्रेस की 5 साल की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, आप इसको झुटला नहीं सकते। लेकिन खात्मा तो अभी हो रहा है ना। देखिए, नहीं, बिल्कुल 11 साल उनकी सरकार थी साहब। अमित शाह जी तो 11 कितने साल गृह मंत्री रहे हैं? अमित शाह जी अभी आप तो डेट पे दूसरा टर्म है, ठीक है। आप तो चुनावी डेट पर बात करते हैं। चुनाव आएगा, अभी 3 साल बाद चुनाव है, अन्य प्रदेशों में चुनाव है, बिहार में जाकर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म कर दिया। चक्रवर्ती जी, ये विश्वास दिला दीजिए कि ऐसा उद्योग आएगा जो कि लूटेगा नहीं बल्कि चमन बनाएगा बस्तर को। ठीक है, लोगों के जल जंगल, खासतौर पर उन्हें अडानी से आपत्ति है। अडानी से देवभोग में जब जैसे अनिल भैया ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि भाई कांग्रेस के समय भी एमओयू हुए तमाम तरह के। डीबीएस खदान देवभोग की जो बेशकीमती जो हीरे थे उसे डीबीएस को दे दिया गया बिना किसी टेंडर के। तब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। उद्योग लगाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने ही ये नीति लाई थी कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में भी उद्योग लगने चाहिए ताकि विकास के आगे बढ़े। दूसरा, बेचने के लिए थोड़ा कहा था, असल में प्रभारी हूं। उद्योग वहां कमाई से चाहिए। दूसरी बात, विकास जी, आप जिस झीरम हत्याकांड की बात कर रहे थे, भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे पास इसका सबूत है। वो सबूत कहां चला गया? और हम उन सारे सबूतों को इकट्ठा कर या तो उन्हें गोली मारेंगे या उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे या उन्हें सजा दिलाएंगे। अरे भूपेश बघेल जी ने कहा मेरे पास सबूत है, वो सबूत कहां चला गया? जनता पूछ रही है, अनिल पूछ रहे हैं, वो सबूत कहां? प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी मोदी जी से ये बहस काफी लंबी चल जाएगी, लेकिन भरोसा दिला रहे हैं कि वो आमंत्रित है। ठीक है, परिस्थिति अब ऐसे नहीं आएगी। लोगों ने हजारों सैनिकों को शहीद किया, जिन लोगों ने। ठीक है विकास जी, बात आ गई और हमारी कोशिश ये है कि पहले तो नक्सलियों का खात्मा हो, फिर अगर कोई अगर मगर जैसी स्थिति है, कोई शर्तें हैं, कुछ नई चीजें होती है तो उसको भी हम अपने लोकतांत्रिक पहलुओं से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कांग्रेस उस समय विरोध भी कर सकती है। वो सारी चीजें, रास्ते खुले हैं। पहला लक्ष्य होना चाहिए नक्सलवाद का सफाया। उस लक्ष्य की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। इस फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ राजू चक्रवर्ती जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल पुसुतकर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। विकास उपाध्याय जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।